चोर के शोर पर भारी है क्या चौकीदार? पहला सवाल, चोर के शोर पर क्या चौकीदार भारी है? दूसरा सवाल, बीजेपी का चौकीदार बनाम नामदार कितना होगा कामयाब? चौकीदार बनाम नामदार करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। तीसरा सवाल, 25 लाख चौकीदारों से पीएम का खिताब क्या असर दिखाएगा? चौथा सवाल, क्या कांग्रेस अपने ही बुने सियासी जाल में फंस गई है? और हमारा आज का पांचवा सवाल है, कुनबा परवरी कांग्रेस आलाकमान के लिए फिर बनेगा दर्द सर। जी हां, इस पर भी हम बात करेंगे और किस हद तक के कांग्रेस को यह नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार फिर कहीं ना कहीं ये बातें फिजाओं में तैरने लगी हैं। इसके लिए मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है, आइए उनका तारुफ भी मैं आपसे करवा दूं। इस चर्चा में हमने अपने साथ खास तौर से जयराम विप्लव जी को जोड़ा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार लीडर हैं, नौजवान लीडर हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं और बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। हमने अपने साथ विजय कौशिक जी को भी जोड़ा है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। आप भी कांग्रेस पार्टी के नौजवान लीडर हैं और अपनी पार्टी का मौकिफ बेहतर तरीके से रखते हैं। उनसे भी मैं बात करूंगा। अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, एलजेपी के कौमी तर्जुमान हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, एनडीए का हिस्सा है उनकी पार्टी और किस तरह से ये पूरा सिनेरियो बदल रहा है नारों ही नारों में और इसका कितना असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही अर्पित गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, नौजवान सियासी तज्जियाकार हैं, कैसे वो सियासी विश्लेषण करते हैं उनसे हम जरूर समझेंगे, जानेंगे। तो आइए इस पर हम बहस शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले आना चाहूंगा कांग्रेस के पास, जरा कांग्रेस की राय ले ले। मैं विजय कौशिक जी के पास आऊंगा। विजय कौशिक जी, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, एक साल से राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। बकायदा राष्ट्रीय मंचों पर वो चीख कर कहते थे और लोगों से बुलवाते थे कि चौकीदार चोर है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपके हथियार को ऐसा घुमाया है आपकी तरफ कि मिसाइल उल्टा पड़ रही है, क्या कहेंगे? और आज तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 लाख चौकीदारों से भी खिताब कर लिया और चौकीदार बनाम नामदार करने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस ने कभी देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार नहीं कहा। देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा खुद को चौकीदार कहा। तो आपने चोर तो कहा। और अगर चौकीदार चोरी कर रहा है, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो गंगा सफाई अभियान का मुद्दा हो, जनता के पैसों की अगर लूट हो रही है तो कांग्रेस तो आवाज उठाएगी। कांग्रेस अपना विपक्ष का धर्म पूरी ईमानदारी से निभा रही है। लेकिन सुनिए ना जी, विजय कौशिक जी, वजीर आजम ने आज क्या किया? उन्होंने 25 लाख चौकीदारों से कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, यह अपोजिशन ने अच्छा नहीं किया। चौकीदार तो ईमानदारी का पर्याय होते हैं, उसकी अलामत होते हैं, और इन्होंने आपको चोर कर दिया। जज्बाती कार्ड खेला है, जज्बातों में घेरा है, और ये आप लोगों के लिए मुश्किल करने वाली बात है। ऐसा है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। भाजपा हमेशा से इस तरह की ओछी राजनीति करती रही है। बगल में छुरी और मुंह में राम राम इन लोगों की फितरत है। राम मंदिर के मुद्दे पर देश को गुमराह करते रहे, धारा 370 के मुद्दे पर ये लोग गुमराह करते रहे, पुलवामा में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको लेकर जगह जगह शहीद कहते रहे, लेकिन इस सरकार ने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। कश्मीरी युवाओं को जिनको आतंकवादी बताते थे, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इनकी दोहरी नीतियों को बता रहा हूं। मैं आपको एक और बात बताऊं, तो ये जो चौकीदारों ने क्या कहा ये भी तो सुन लीजिए, आप दूसरों को भी तो सुनना सीखिए। चौकीदारों ने क्या कहा? चौकीदारों ने कहा, साहब हम बहुत अफसोस में हैं कि देखिए हमारे नाम के साथ चोर लगा दिया आपने। चौकीदारों ने ये बात कही, तब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने घुमा दिया। क्या कहा कि देखो मेरे साथ भी ये लोग इस तरह से करते हैं। पहले चाय वाला कह करके मुझे जो है नीचा दिखाने की कोशिश की, आज देखिए आपके नाम से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि आपके बच्चे भी इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और बनेंगे, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और देखिए अपोजिशन की सोच क्या है। तो सोचिए आपके हथियार से आप पर वार कैसे काउंटर करेंगे सर? हमारे ऊपर कोई वार नहीं है, ये खुद अपने पैरों के तले जो जमीन है उसको खिसका रहे हैं। लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ और तरक्की करे, लेकिन उन्होंने अपनी जुमलेबाजी में फंसाकर सबके नाम के आगे चौकीदार लिखवाना शुरू कर दिया है। अब वो बच्चे जब रोजगार के लिए जाएंगे और वो बताएंगे कि वो चौकीदार हैं, तो उन्हें नौकरी कौन देगा देश में? इस देश में इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे और आज उनको आपने चौकीदार बना दिया, बिना तनख्वाह के चौकीदार बना दिया। ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक है। अरे वजीर आजम ने तो ये भी कहा है सर कि जो डॉक्टर है वो बीमारी के लिए चौकन्ना रहता है, जो इंजीनियर है वो अपने काम के लिए चौकन्ना रहता है। मैं वजीर आजम हूं तो मैं अपने काम के लिए चौकन्ना रहता हूं, इसलिए मैं चौकीदार हूं। सेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने इसको नारा बना लिया है। कांग्रेस किधर है? कहां है कांग्रेस सर? आप गौर से सुनिए,
इन्होंने कहा हर घर का मुखिया अपने घर के लिए चौकीदार होता है। उस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे, लेकिन और आपकी पार्टी में कुंबा परवरी है, आपके तो मुखिया एक परिवार से आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इशारा दे दिया ना, वहां फंसा लिया आपको। देखिए, कुंबा परवरी, गांधी परिवार, सुनो, राहुल प्रियंका। अब वंशवाद की बात पर आ जाइए। आप कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया वंशवाद का। अरे भैया मोदी जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, आप अगर वंशवाद के सही मायने में दुश्मन हैं तो भैया आप राम मंदिर की बात करना बंद कीजिए। राम जी के साथ लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाना बंद करवा दीजिए पूरे देश भर के मंदिरों में। सीता जी की, लक्ष्मण जी की, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? गलत नहीं। अरे भैया शिव जी की मूर्ति के साथ गणेश जी की मूर्ति हटवा दीजिए। आप वंशवाद और परिवारवाद के विरोधी हैं। आप देखिए मंदिरों में भी तो परिवार है। अगर कोई परिवार अच्छा काम कर रहा है तो उसकी पूजा हो रही है। अगर शिव जी के परिवार ने अच्छा काम किया, राक्षसों को मारा, चाहे गणेश जी ने मारा, चाहे कार्तिकेय जी ने मारा, चाहे माता पार्वती जी ने मारा, तो पूरे परिवार का सम्मान होना चाहिए। नहीं तो बात करने की क्या जरूरत? अरे ये क्या जरूरत है? राम के नाम पर सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अगर वो मिसाल दे रहे हैं, वो मिसाल दे रहे हैं परिवारों की, तो आपको बाप रे बाप क्यों सूझ रहा है? नहीं, आप सुन लीजिए, अब आप बीच में ना बोलिए। देखिए अब या भाई साहब बोल लीजिए। अब मेरा सवाल जयराम विप्लव से, विजय जी आऊंगा ना। विजय जी आपके बहुत सारी बातों के साथ। हाँ, जयराम विप्लव जी काउंटर कीजिए, जवाब दीजिए। मैंने बाप किया कि भाई देखिए, मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा कि भाई किसी भी राजनीतिक परिवार की चाटुकारिता करने के लिए, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, इनकी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, हम क्या प्रभु श्री राम के परिवार से उनकी तुलना करेंगे? ये ठीक नहीं है। कितना बड़ा मजाक। भाई साहब आप सुन लीजिए ना, आप बीच में मैं नहीं बोल रहा था, प्लीज, या तो आप बोल लीजिए, मैं बोलूंगा। आप अपनी बात एक एक करके चल। दूसरी चीज कि आज चर्चा जो हो रही थी, इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। इन्होंने कह दिया कि गंगा सफाई की योजना में लूट। अरे इनकी झूठ को आज ही बेनकाब कल ही इनकी महासचिव ने कर दिया, गंगा आचमन करके। गंगा उनके हाथों में साफ साफ HD कैमरे में जूम करके दिख रहा था कि वो गंगा का जल कितना पवित्र है, कितना साफ है। पहली बार 2012 में जब महाकुंभ, जब अर्धकुंभ लगा था, तो उस कुंभ में प्रयागराज में 2 mg ऑक्सीजन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये रिकॉर्ड है, और इस बार का रिकॉर्ड 2 mg से बढ़कर के 12 mg हो गया। तो गंगा सफाई की हकीकत, और गंगा में स्टीमर हमारी सरकार चलवाती है, आज ये घूम रहे हैं, इनका स्वागत है। ये सारा प्रमाण तो इनकी पार्टी स्वयं दे रही है। अब हम आते हैं चौकीदार के ऊपर। जयराम विप्लव सुनिए ना, प्रियंका वाड्रा कहती है कि अमीरों के चौकीदार होते हैं, हम गरीबों के चौकीदार नहीं होते। वो कहती हैं किसानों के चौकीदार नहीं होते, अमीरों के चौकीदार होते हैं। ये तो उनको लगता है ना, चौकीदार तो गांव-गांव में होता है, और चौकीदार का केवल शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये एक व्यापक अर्थ में इस्तेमाल किया जा रहा है। चौकीदार, जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं, जब वो संसद की चौखट पर पहुंचे तो सर नवाया, तो उन्होंने क्या संदेश दिया कि मेरे लिए संविधान ही मेरा धर्म, सबसे बड़ा संविधान ही मेरे लिए आदर्श पुस्तक है, और ये पार्लियामेंट मेरे लिए मंदिर के समान, एक संदेश देने की कोशिश की। और उसी लाल किले से वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, मैं देश की सुरक्षा में चौकन्ना रहूंगा, मैं तन्मयता के साथ केवल प्रधानमंत्री का पद का, सत्ता का भोग करने के लिए नहीं आया हूं, मैं जनता का सेवक हूं और देश की चौकीदारी करूंगा। और चौकीदारी करते हुए जब चौकीदार चौकन्ना है तो क्या स्थिति है देख लीजिए। आज जिस भगोड़े नीरव मोदी को फोन बैंकिंग के जरिए राहुल बाबा हजारों करोड़ रुपया लोन दिलवाते रहे डिफॉल्टर्स को, उसको आज पकड़ में लाया जा रहा है, उसको आज पकड़ा जा रहा है। माल्या पहली बार हुआ देश में, माल्या भाग करके विदेश चला गया। राहुल गांधी कहते हैं कि चोरी जब आपने की है तो पूरे देश को आप चौकीदार क्यों बना रहे हैं? अब मैं सुन लीजिए ना, राहुल गांधी जी के किस झूठ की मैं चर्चा करूं। राहुल गांधी जी देश को बेवकूफ बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब बता रहा हूं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उद्योगपतियों के साथ हैं और उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। मुझे बहुत ही दुख होता है कि देश की इतनी बड़ी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी समझ नहीं है कि वेव ऑफ क्या होता है। और वो क्या कहते हैं, आंकड़ा यह बताता है कि 1947 से लेकर के 2008 तक 18 लाख करोड़ रुपए लोन देश की बैंकों ने किया, और 2008 से 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, केवल इस 6 साल में 34 लाख करोड़ का लोन डिफॉल्टर्स को
फोन बैंकिंग के माध्यम से 10 जनपद के माध्यम से मिला, और आज वही सारे अकाउंट एनपीए हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों को मालूम था कि चौकीदार चौकन्ना है, पैसे तो गिरेवान पकड़ के लेगा, भाग गए तो विदेशों से भी पकड़े जा रहे हैं। और एक छोटी सी बात, आज कुछ दिनों पहले ही भगोड़े विजय माल्या ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो बड़े सख्त आदमी है, मैंने 9,000 करोड़ का गबन किया, 13,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। तो चौकीदार चौकन्ना है, चौकस है, और देश का हरामी गिरफ्तार कर लिए गए हैं लंदन में, और जल्द ही उनका भी यहां पर प्रत्यार्पण होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और ये बताया जा रहा है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार का दबाव बना रहा, जिसके चलते कार्रवाई की गई वहां पर। मैं अजय कुमार जी के पास आना चाहूंगा, कौमी तर्जुमान है एलजेपी के। सर, ये बताइए, नामदार बनाम चौकीदार, ये चुनाव इस वक्त इस तरफ बढ़ रहा है, आपको लगता है? और राहुल गांधी फिर कहते हैं, आज ही वो कह रहे थे कि चौकीदार इस देश की जनता है। अब ये बात वजीर आजम कह रहे हैं, तो जब शपथ ले रहे थे 2014 में, तब तो लोगों से नहीं कहा था कि आप ही चौकीदार हो? देखिए, कांग्रेस ने नीच आदमी की राजनीति, चाय वाले की राजनीति, खूनी राजनीति, ये सारे जुमले इसने दिए हैं और जनता ने इसको जवाब दिया है। अब एक बार फिर इस देश के चौकीदारी पे सवाल उठा रही हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बहुत ही मुअज़्ज़िज़ चैनल है, गंभीरता से लोग आपकी बात सुने। देश के इतिहास में पहली बार गांधी जी का सपना सच हुआ है। जो मंत्री था उसको एक झटके में संतरी बना दिया गया, और जो संतरी था उसको मंत्री बना दिया गया। मंत्री ही नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये जो कांग्रेस की सियासत थी राजा और रंग की, आई एम रूलर, आई विल रूल अपॉन यू। हमें जो आजादी मिली थी, गांधी जी का सपना था अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक न्याय पहुंचेगा। सरवंशवाद, सरवंशवाद नामदार, बढ़िया आपकी पार्टी में भी, आप एनडीए का हिस्सा है सर, वंशवाद आपके यहाँ भी है। रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी, आज वजीर आजम ने जो इशारा दिया है, मैं आपकी तरफ भी इशारा करता हूं, कांग्रेस तो काउंटर कर रही है, कैसे देखेंगे? एनडीए का हिस्सा है, वजीर आजम ने नामदारों कहा है। जी आ रहा हूं, जवाब दे लूं? हाँ बिल्कुल, वंशवाद पे या ये लाइन पूरी कर दूं चौकीदार वाली? सबसे पहले इस देश के उन चौकीदारों को मेरा सलाम, मेरा जय हिंद, जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठा है, संसद से सड़क की दूरी समाप्त की गई है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं देश के प्रधानमंत्री को। जो चौकीदार है वही वफादार है। और अब हम कर रहे हैं खबरदार आपको, अब हम कर रहे हैं खबरदार आपको, चाहे मेरी हो चाहे तेरी हो, अब इस देश में नहीं चलेगी लूट मार की सरकार। हम कर रहे हैं आपको खबरदार, जागते रहो का नारा देश लगा रहा है। वंशवाद पे बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, मोदी जी ने उठाया है। पहली बार 2014 में जनता ने फैसला दिया इंडिया फर्स्ट, उसके पहले होता था फैमिली फर्स्ट। जनता ने वोट किया ऑनेस्टी फर्स्ट, पहले होता था डायनेस्टी फर्स्ट। और जहां तक मेरी पार्टी का आप सवाल उठा रहे हैं, बहुत मुअज़्ज़िज़ सवाल है, मैं उससे मुंह नहीं फेर रहा, डायरेक्ट जवाब देता हूं आपको, देश आपके माध्यम से सुन रहा है। 2014 का डाटा उठाकर देखिए, मेरा नहीं है, इलेक्शन कमीशन का डाटा है। कांग्रेस में वंशवाद का फिगर 21% से बढ़कर 42% पहुंचा है। 21 to 42%, ये कांग्रेस का फिगर है। और देश में आपका उससे कम है, लेकिन आपके पास भी है ना। देश में वंशवाद की राजनीति में 42% से गिर कर के फिगर 2014 में मात्र 23% पे रह गया है। तो बताइए वंशवाद कहां है? ठीक है सर, आपने आंकड़ों में फंसाने की कोशिश की, मैं और सवालों के साथ आऊंगा सर, आऊंगा। ठीक है, आपने अपने तरह से काउंटर किया। मैं अर्पित के पास आना चाहता हूं। अर्पित गुप्ता, आप एक नौजवान सियासी तज्जियाकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जिस तरह से चौकीदार का मुद्दा, चौकीदार चोर है का मुद्दा उठा, अब मैं भी चौकीदार हूं और चौकीदार से अब एक बार फिर नामदार, क्या ये पूरी लड़ाई जो है चौकीदार पर आर पार होने जा रही है? इस बार मुद्दा कहीं ना कहीं यहां पर आकर ठहरता है, ये मुझे आप समझाने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से बीजेपी ने अब इसको एग्रेसिव कैंपेन का हिस्सा बना दिया है, सॉन्ग बकायदा इसका तैयार किया गया है, और लगातार 31 तारीख को वजीर आजम 500 जगहों पर एक साथ लोगों से बात करेंगे, और मैं भी चौकीदार हूं मुहिम का जो हिस्सा है उनसे बात करेंगे 31 तारीख को। तो एक बड़ी मुहिम बना दिया। क्या कांग्रेस अपने जाल में खुद फंस गई है, या फिर
और बेहतर ढंग से कांग्रेस को जो है यहां पर राजनीति करने का मौका मिलेगा? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो ये चौकीदार चोर है का नारा आया, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा रेज किया गया था वो था राफेल का। अब देखिए, राफेल पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राफेल पे सीएजी का रिपोर्ट आया। राफेल एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस ने बड़ी कोशिश करी बड़ा बनाने की, लेकिन आप एक बात समझिए कि देश की आम जनता डिफेंस डील के प्रोक्योरमेंट के इशू से रिलेट कैसे करेगी? या तो जो इन्होंने बाद में जो मुद्दे रेज करना शुरू किए, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा आया, जैसे किसानों का मुद्दा आया, ये मुद्दे आए हैं पिछले 1 वर्ष में। यही मुद्दे अगर पिछले 2 या पिछले 3 वर्ष में शुरू हो जाते तो शायद कांग्रेस का जो नीति है इस चुनाव को लेके वो शायद बेहतर होती, पहली बात। दूसरी बात, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी का जहां तक सवाल है, बीजेपी ने हमेशा उसमें एक कदम आगे रहने का हमें उदाहरण दिया है। अब देखिए, ये जो चौकीदार चोर है का नारा आया, मोदी जी ने कितने अच्छे तरीके से हर ट्विटर हैंडल के ऊपर सबके नाम के आगे चौकीदार लगवा दिया। तो ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, जहां पे हर व्यक्ति आके बोल रहा है मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, तो ये अपने आप में दिखलाता है कि कैसे जनता भी भाजपा के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के साथ कनेक्ट कर रही है और कैसे उनके साथ आगे बढ़ पा रही है। तीसरी बात, जो नामदार की बात जहां तक आई है, मेरे को आज तक नहीं समझ आया है, इतिहास गवाह है इस बात का, कि कांग्रेस ने हमारे देश को दिखलाया है कि किस तरह वंशवाद से नुकसान होता है। जब देखिए, इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई तो 1980 में राजीव गांधी जी पहली बार पॉलिटिक्स में आए जी। 1984 में कुल मिलाकर 4 साल का उनका एक्सपीरियंस था, उसके बावजूद उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर 1989 में उसके बाद उनकी इतनी बुरी तरह हार हुई। तो ये अपने आप में दिखलाता है कि वंशवाद चल नहीं सकता इस देश में। लेकिन तब भी कांग्रेस ने पिछले 2 महीने में प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश के वेस्ट जोन का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अब आप ही बताइए कि ये क्या इंप्रेशन देगा जनता को? तो इसीलिए ये कुछ मुद्दे हैं जो कांग्रेस को देखने पड़ेंगे, और क्योंकि अब चुनाव इतने पास आ गए हैं। अच्छा, ये इल्जाम कांग्रेस भी लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी में भी संघ का वंशवाद चलता है, कोई पद तब तक नहीं मिलता जब तक कि संघ को बिलोंग न करे, चाहे वो गोवा का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी हो, तो जब तक संघ का हिस्सा न हो तब तक वो ऊंचे ओहदे पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं पहुंच सकता। ये कांग्रेस का इल्जाम है। देखिए, ऐसा है कि संघ का जो मुद्दा है, ये एक ऐसा डिफेंस है जो कांग्रेस तब इस्तेमाल करती है जब उनके पास और कोई मुद्दा नहीं होता बोलने के लिए। आप देखिए, हमारे कैबिनेट में आज ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, सुरेश प्रभु सीए, पीयूष गोयल सीए, निर्मला सीतारमण जी जेएनयू से पढ़ी हुई हैं। तो ये यहाँ पे ये बोलना कि संघवाद चलता है भाजपा के अंदर और भाजपा में सिर्फ वही लोग ऊपर आ सकते हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, ये कोई बहुत अच्छा इंजाम नहीं है। इसीलिए आप कोई ऐसे बार बार ये संघ के मुद्दे को रेज करना, ये दिखलाना कि देखिए ये धार्मिक मुद्दों के हिसाब से ये सरकार चल रही है, ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है और इस स्ट्रैटेजी का फेल होता दिख रहा है हमको। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए विजय जी, विजय कौशिक जी, इमरान भाई एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं उनके पास जाने से पहले, उनसे जुड़ा हुआ है। एक तरफ ये कैंपेन चल रहा है मैं हूं चौकीदार, तो देश भर में 20 लाख लोगों ने इसको रिट्वीट किया, 16 करोड़ 80 लाख इंप्रेशन आए उसके, और करोड़ों प्रोफाइल चेंज हो गए रातों रात। लेकिन एक दूसरी तरफ कांग्रेस एक कैंपेन चला रही है जिसकी ओर मैं ध्यान आपका आकृष्ट करना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं मैं हूं बेरोजगार, और इनके नेता हार्दिक पटेल ने वो बेरोजगार शब्द आगे लगा लिया। तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि 43% अंकों के साथ आपको कैसा रोजगार चाहिए। खैर वो अलग बात है, लेकिन जब कांग्रेस ने वो मुहिम शुरू की मैं हूं बेरोजगार, तो केवल 2 कांग्रेस नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल के आगे ये शब्द लगाया। तो कांग्रेस अपने ही कैंपेन को ठीक से नहीं चला रही है, तो उनको क्या कहा जाए। चलिए, मैं इसी सवाल के साथ सर आपके पास आता हूं विजय कौशिक जी। जो बात जयराम विप्लव कह रहे हैं, और एक बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में भी कहा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह बैठाने की पूरी कोशिश कर दी गई है कि चौकीदार ईमानदार है। और देखिए, आपके कौमी सदर के मुद्दे को जो 1 साल से वो लगातार अपनी रैलियों में उठा रहे थे, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेवर में करने की कोशिश की, और उसका असर दिख रहा है सर, वो चर्चा में है कहीं ना कहीं। और जो बात को विप्लव कह रहे हैं, जयराम कह रहे हैं कि मैं भी बेरोजगार, कहां है, तो एक कदम आगे तो है। जो बात
अर्पित भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और जो का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कैसे करना है, लोगों को कैसे कनेक्ट करना है इलेक्शन के दौर में भी और वैसे भी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, हिकमत अमली जो उनकी तैयार करते हैं, वो अच्छे से जानते हैं। आपकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं और उन्हें अपने तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को जो है सजा हुई स्वर्ग और नरक में से कि भी आपको एक चीज चुननी है, उसको भेज दिया गया। तो जब स्वर्ग के दरवाजे, नरक के दरवाजे पर वो पहले आया तो वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे, वहां उनके जुमले चल रहे थे, कोई शराब का पैग लेकर बैठा है, कोई डांस देख रहा है, वहां हर तरह का आनंददायक माहौल था कि जैसे बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है, हर तरफ आनंद ही आनंद था, वहां लोग सोने से खेल रहे थे। जब वो स्वर्ग गया तो वो भजन पूजा कर रहे थे वहां लोग, तो उसने कहा नरक जाऊंगा। तो जब मोदी जी के पास लाए तो मोदी जी बोले भाई इनको आगे ले जाइए। बोले भी आगे कहाँ ले जा रहे हो, नरक तो यहाँ है। तो मोदी जी ने जवाब दिया भैया असली नरक तो आगे है, ये तो हमारा पीआर का सेक्शन है, ये लोगों को दिखाने के लिए है। असल बात चलिए ठीक है, ये मजाक की बात है, हालांकि चैनल इस तरह की बातों के साथ नहीं है, चैनल इस तरह की बातों के साथ नहीं है सर। राहुल गांधी से बेरोजगार लिखवा दीजिए ना सर। एक उदाहरण देता हूँ, देखो मुझे अपनी बात कहने का हक है। बिल्कुल नहीं, आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो आपकी मिसाल है नरक मोदी जी ने इस तरह की, और हम आपकी इस बात के साथ नहीं है। चौकीदार नहीं कहा, मैं बताना चाहता हूँ देश की जनता को कि देश का असली चौकीदार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके गवर्नर साहब भाग गए हाथ जोड़कर जब इन्होंने नोटबंदी का घोटाला शुरू किया। क्यों? इन्होंने कहा कि भी नोटबंदी करनी है, उन्होंने कहा ये देश बर्बादी की तरफ भाग जाएगा। लोग काला धन जो है नोटों के रूप में नहीं रखते, जमीनों में लगाते हैं, सोने में लगाते हैं और चीजों में। इन्होंने जबरदस्ती की, उन्होंने कहा मुल्क को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, छोड़कर भाग गए। फिर दूसरे गवर्नर साहब आए, वो भी इनके दबाव में कि जब इन्होंने कहा कि जो उनका रिजर्व फंड है आरबीआई का, उसको रिलीज करो जी, हमारे कहने से दो, तो वो भी बेचारे दबाव में भाग गए, बोले जी देश को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। पहला मौका है देश में कि जब दो गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भाग गए। आर्थिक नीतियों की, जो इनकी आर्थिक नीतियां, उनके कारण देश का दीवार। तो यही तो कहती है बीजेपी कि चौकीदार इतना सख्त है, चौकीदार इतना चौकन्ना है कि कहीं कोई गड़बड़ होने ही नहीं दे रहा है, लोगों को भागना पड़ता है, लोगों को काम नहीं। मैं जरा मतलब आपसे पूछूंगा, कौशिक साहब बर्बाद हो गया, एक मिनट सर, बर्बाद हो गया। विप्लव सुनिए जरा, विप्लव सुनिए, आप मुझे बताइए, ये अपने स्वार्थ के लिए जी मतलब इस हद तक उतर चुके हैं कि मैं समझ गया आपका सवाल, कौशिक साहब समझ गया आपका सवाल। जरा विप्लव, जब कौशिक साहब बोलते हैं मैं देख रहा हूं, आप मुस्कुराते नहीं है, ठाका लगाते हैं, बार बार हंसते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? अच्छा, इसका जवाब मुझे दीजिए। इमरान भाई आज मैं कसम से हंस रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ठाका लगाते हैं? देश इतना बर्बाद हो गया, क्या ऐसी कॉमेडी वो कर रहे हैं? बेरोजगारी हो गई, क्या वाकई कॉमेडी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बेरोजगारी है। कौन कहता है बेरोजगारी नहीं है? जो आप डूइंग बिजनेस में कुछ बातें सुन लीजिए फिर उत्तर दीजिए। मुद्रा लोन योजना, ये जो डूइंग बिजनेस की छलांग हमने लगा दी, विश्व की छठी अर्थव्यवस्था से आज 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है देश, और आप कह रहे हैं कि देश का दिवाला निकल गया। अरे भाई, दुनिया आज भारत के अर्थव्यवस्था को मान रही है कि विश्व में इकलौती सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था है। क्या कांग्रेस राज में नहीं मानती थी कि दुनिया? अरे सुनिए, आपके राज की हकीकत बता दूं, आपके तो आंकड़ेबाजी में देश को गुमराह कर। अब आंकड़े भी नहीं दे, अब बताओ इनकी स्वर्ग नरक की कहानी हम सुन लें। पर जनता के बीच सुनिए, ये चाहते हैं मैं स्वर्ग नरक की कहानी बताऊं। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आंकड़ा और बताऊंगा। चलिए, आज तो आप ही एंकरिंग कर रहे हैं, मतलब जयराम, तो ये बात सही है। लेकिन विजय जी, जब आपके स्वर्ग नरक की कहानी खामोशी से वो सुन ले रहे हैं, तो फिर उनको भी तो बोलने का, अपने आंकड़े बताने का होना चाहिए ना। सही हो गलत वो आवाम फैसला करेगी, आप उसको काउंटर करिएगा। आपने अपनी कहानी सुनाई और बहुत दिलचस्प कहानी आप सुनाने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या कांग्रेस की आईटी सेल इस तरह की कहानियां भी गढ़ती हैं क्या? ये भी एक सवाल था आपसे। चौकीदार बनाम नामदार, जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 25 लाख चौकीदारों से खिताब किया, और अब 31 तारीख को मैं हूं चौकीदार, मैं भी चौकीदार, इस मुहिम से जुड़े हुए लोगों से वो 500 जगहों में एक साथ खिताब करने का प्लान बना रहे हैं। तो इलेक्शन है और तमाम बातें हैं। कांग्रेस का नारा है चौकीदार चोर है, राहुल गांधी इस नारे को बार बार लगवाते हैं। वजीर आजम ने कहा कि चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदारों को चोर कहना अपोजिशन की बहुत बड़ी भूल है, मैं चौकीदारों से माफी मांगता हूं, इतने ईमानदार लोगों को चोर बना दिया, इस तरह की बातें। और एक और फेंका जाल, वो है कि नामदारों को चौकीदारों की ईमानदारी पर शक है। नामदारों
मतलब एक कुनबे पर निशाना है और सीधे तौर पर राहुल प्रियंका। इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा भी है, तो लगातार निशाना दोनों पर। तो किस तरह से काउंटर करेगी कांग्रेस, यह बड़ा सवाल है। मैं एक बार फिर अजय कुमार जी के पास आना चाहूंगा। अजय कुमार जी, मुद्दा बड़ा बन रहा है, नामदार वर्सेस चौकीदार। आपने बताया कि अवाम ने कहीं ना कहीं 2014 में इसका फैसला किया था। एक बार फिर इसको मुद्दा बनाने की क्या प्रियंका गांधी के आने से कुछ खौफ है, कुछ डर है, कुछ बेचैनी है, जिसके चलते एक बार फिर कहीं ना कहीं इस पर काम शुरू हो गया है कि नामदार मुद्दे को बनाए रखो? देखिए, मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहूं कि आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का खौफ है। किस बात का खौफ? जो पेड़ सूख गया है, जिसका संगठन समाप्त पड़ा है, जिसमें नेता नहीं बचा है, उसमें बाहर से इंजेक्शन डालने से ठूठ कभी हड़े होते हैं क्या? ये बसंत का मौसम है। और जहां तक आप कहेंगे कि भीड़ जुट रही है, तो मैं अपने रामविलास पासवान जी का ही उदाहरण पेश करना चाहूंगा। हाजीपुर में जब पहली बार हमारे नेता चुनाव लड़े थे तो इंदिरा गांधी ने वहां सभा की थी और रिकॉर्ड भीड़ जुटी थी हाजीपुर में। लेकिन जब परिणाम आए तो रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाकर जीत दर्ज करने का फैसला। ये तो तारीख है, इतिहास है ये। हाँ, तो मैं बता देता हूं कि वो इतिहास फिर दोहराया जाएगा। और होली का रंग है तो होली के रंग में आपसे बता देता हूं, होली का उड़ेला गुलाल हो, होली के उड़ेला गुलाल हो, देश के न रही कोई मलाल हो, देश के न रही कोई मलाल हो। नीरव मोदी अब जेल में, नीरव मोदी अब जेल में, जीजा साला अम्मी बेल में, जोगीरा सारा रा। बहुत अच्छी। मैं विजय कौशिक जी के पास जाऊंगा। क्या कहेंगे विजय कौशिक जी? नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया, परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए चौकीदार चौकन्ना है। मुहिम को कितना बल देने की कोशिश की जा रही है, आप देखिए पुख्तगी कितनी देने की कोशिश की जा रही है। कैसे काउंटर करेंगे सर? ये इस भाजपा सरकार की खूबी समझ लीजिए कि लोग जब रोटी मांगते हैं तो राम मंदिर की तस्वीर लेकर ये आ जाते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे। जब लोग रोजगार की बात करते हैं तो ये चौकीदार का नारा लेकर आ रहे हैं। तो इनका काम केवल मुद्दों से भटकाने का है। आज देश ये कहता है कि देश को पाकिस्तान से ज्यादा खतरा है या देश में छिपे हुए गद्दारों से। आपने इन देश के गद्दारों को मिटाने के लिए क्या किया, इनका कोई जवाब नहीं है। आप बताइए इनकी सरकार में कितने आतंकवादियों को फांसी दे दी गई? कश्मीर के, अरे वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम जब कह रहे हैं घुसकर मारेंगे, तो खासतौर से वित्तीय आतंकवाद जो है अपने आप में ये भी एक आतंक है। वित्तीय आतंकवादियों को भी घुसकर मारेंगे। और नीरव मोदी को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है, जैसा कि कहा जा रहा है, तो ये तो वित्तीय आतंकवाद पर घुसकर हमला है। देखिए, वित्तीय आतंकवाद आज आम आदमी के साथ हो रहा है, जिसका मोदी सरकार कोई इलाज नहीं कर रही है। हमारे देश में आर्थिक अपराध इतनी तेजी से बढ़े, हर आदमी तरसता है कहीं ना कहीं। किसके पेटीएम से पैसे चले गए, किसी के बैंक से पैसे निकल गए, और लोगों की शिकायतें नहीं तो डिजिटलाइजेशन ना हो, डिजिटल ना की जाए चीजें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप डिजिटलाइजेशन कीजिए, लेकिन पहले कोई सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम तो कीजिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से राफेल डील में आपने चोरी की, चौकीदार चोर है और आप सारे चौकीदारों को चोर बनाकर चोरी करवाना चाहते हैं। आपके सांसदों पर, मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं। देखो, गंभीर सबसे बड़ा उदाहरण बताना चाहता हूँ, अरावली की श्रृंखला है। देखिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे आचार संहिता लग चुका है सर, आपके ऊपर 2-4 केस हो जाएगा, संभल करके बोलिए। सुनिए मेरी बात, उसकी आप चिंता मत कीजिए, उसकी आप चिंता मत कीजिए। इस प्रकार की भाषा मत आप इस्तेमाल करिए। सुप्रीम कोर्ट का नहीं भाई, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कौमी सदर की जबान से बोल रहे हैं, वो अपने कौमी सदर की जबान बोल रहे हैं। राफेल पर निर्णय दे चुका है, वो इनको मंजूर नहीं। सीएजी की रिपोर्ट मांग रहे थे, सीएजी की रिपोर्ट इनको मंजूर नहीं। सीएजी के महानिरीक्षक चोर हो गए, प्रधानमंत्री चोर हो गए। लेकिन सुनिए, बर्दाश्त के बाहर आपकी बात, जब आपका बर्दाश्त के बाहर आपकी बात के बीच 25 लाख चौकीदार चोर हो गए। सुनिएगा, मैं आधे घंटे से सुन रहा था सर। वो नहीं, आपके जो सांसद और विधायक जो लूट मचा रहे, में एक उदाहरण देना चाहता हूं। अरे भाई, आज हम 12 लाख करोड़ रुपए की लूट कांग्रेस पार्टी ने मचाई है इस देश में। और आपकी पार्टी, अरे कौन बेल पर है सर? चौकीदार चौकन्ना है। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर,
फॉरवर्ड वाड्रा बेल पर, कार्तिक चिदम्बरम जेल होके आए, पी चिदम्बरम ने बेल ले रखी है, ये बेल पर आपके नेता क्यों चल रहे हैं? क्या उत्तर है आपका? पार्टी के जो क्या उत्तर है आपका? तड़ी पार किया गया। अरे सुनिए, किसने किया तड़ी पार? अरे भैया किस तरह के लोग हैं? विजय कौशिक जी सुनिए, विजय गलत। एक अभी आपके भाई साहब इनके तो करंट में बेल पर चल रहे हैं। विप्लव एक बात सुनिए, और ये प्रधानमंत्री को चोर कहेंगे? नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार हुए, चौकीदार चौकन्ना है। आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। मैं वही तो तमाम बातें करते रह गए। नीरव मोदी की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे? चौकीदार चौकन्ना है या नहीं? देश का कानून मोदी जी के हाथ में नहीं है, कानून अपने तरीके से काम अरे सरकार, कानून राहुल गांधी के हाथ में, ये देश के अंदर का मामला नहीं है। यही इनकी सामंती मानसिकता है इमरान जी। ये 5 साल से चुने हुए प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री देश के अंदर का मामला नहीं है। ये अभी भी मान रहा है कि राहुल गांधी के हाथ में सत्ता है। ये अभी भी मानता है कि राहुल गांधी के हाथ में सत्ता है। अरे ये सामंती मानसिकता बंद कर दीजिए। आज इसी वंशवाद पर प्रहार है, इसी वंशवाद पर 55 वर्षों से इन्होंने सत्ता में मलाई खाई है और ये आज मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बार सुनिए, कहना कानून व्यवस्था विजय जी सुनिए ना, ये किसी भी सरकार की डिप्लोमेसी, कूटनीति और कहीं ना कहीं उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति इसको दिखाता है। ये देश के अंदर का तो मामला नहीं है, हमने बाहर दबाव बनाया। उस पर मैं आपसे सर बात करना चाह रहा हूं ना। आप बोलिए ना, नीरव मोदी का गिरफ्तार होना सही है या नहीं है? ये सरकार की कामयाबी है या नहीं? देखिए, अपराधी चाहे कोई भी हो, कोई भी आतंकवादी क्यों ना हो, अगर वो गिरफ्तार होता है तो सरकार का अच्छा ही कदम माना जाता है। ठीक है, वही मैं जानना चाह रहा था आपसे। लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो चौकीदार चौकन्ना है ना, मान लीजिए। ना, जो इसकी आड़ में गलत काम सरकार कर रही है उनको उजागर करना भी तो हमारा फर्ज है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर बताइए ना, आपके टाइम में आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देश हित की बात है, इसे जरा सुन लीजिए। जी। आज कोई कहानी तो नहीं बताएंगे स्वर्ग की? नहीं, कहानी नहीं सुना रहा, सच्चाई बता रहा हूँ देश की जनता को कि दिल्ली कंक्रीट का जंगल बन चुका है। ये लीजिए, नोएडा देखिए, अरे भैया बात तो सुन ले। दिल्ली कंक्रीट का जंगल बन चुका है, नोएडा कंक्रीट का जंगल बन चुका है, ग्रेटर नोएडा कंक्रीट का जंगल बन चुका है, सोनीपत तक कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, गुड़गांव बन चुका है। ये सारे मोदी जी ने बनवा दिए, 5 साल में हुए। ये सारे मोदी जी ने बनवा दिए। अरे भैया सुन तो लो मेरी। अरे आप क्यों समय खराब कर रहे हैं? मुझे अपनी बात जनता का समय खराब कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, उनको भी सुन लीजिए। इस पूरे क्षेत्र के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती थी, अरावली की श्रृंखलाएं, शिवालिक की श्रृंखलाएं, उनको बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार हरियाणा में एक नया कानून पास करती है, पीएलपीए एक्ट में संशोधन कर देती है उस अरावली श्रृंखलाओं को बर्बाद करने के लिए। क्या वहां सारे पेड़ काटकर वहां बिल्डिंगें बना दो जी? वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने मोदी सरकार को फटकार मारी, हरियाणा सरकार को फटकार मारी और कहा कि आप बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं, ऑक्सीजन के सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहते हैं। हजारों करोड़ का घोटाला था क्योंकि वहां एक भाजपा के बाबा जी ने हजारों एकड़ जमीन खरीद रखी है। ये लोग भ्रष्टाचार में इतना आगे निकल चुके हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जब मुद्दों की बात करते हैं तो दूसरे मुद्दों पर। भाई राहुल गांधी से कहिए ना इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। चौकीदार राहुल गांधी से कहिए इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। राफेल पर क्यों झूठा राग अलापते हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट को माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आप सीएजी की रिपोर्ट खोज रहे थे। सीएजी, अरे पढ़ लिख करके आए कीजिए साहब, किस सुप्रीम कोर्ट ने किसको लताड़ा? पर लिख करके आइए। अरे मैं राफेल की बात कर रहा हूँ, सुनिए आप। उस मुद्दे पर राहुल बाबा को कहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और सुनिए आप। नहीं सुनिए, गलत बात नहीं सुनेंगे साहब, गलत बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे गलत बात। मैं बात कर रहा था चौकीदार और नामदार की। एक छोटी सी बात कह दूं, देश में सुनिए सर, देश में 2 गाना पॉपुलर हुआ था, कुर्बान हुए हैं, उस परिवार का नाम नहीं। देश में आज तक महंगाई के ऊपर 2 गाने बने। एक गाना बना था इंदिरा जी के समय में, बाकी जो कुछ बचा था महंगाई मार गई, और दूसरा गाना बना मनमोहन सिंह के राज में, महंगाई डायन खाए जाते हैं। एक के राज में 20% था महंगाई दर और मनमोहन जी के राज में 10% महंगाई दर। आज महंगाई दर सिंगल है और इनको शर्म नहीं आती। बेरोजगारी पर, मैंने आपसे बहुत सारी बातें की विजय जी, बहुत सारी मैंने आपसे बेरोजगारी और महंगाई पर मोदी सरकार से तो सवाल मत कीजिए, उल्टा गिर जाएंगे। ठीक है, इस जमाने में
अर्पित में आपके पास, ठीक है विप्लव, अरे आंकड़े तो देखिए अपने, ठीक है ना विप्लव, ठीक है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है आप, मैं आपको सुनूंगा, आपकी बातें अच्छी हैं और विजय कौशिक जी भी बड़े सवाल उठा रहे हैं, दोनों के सवाल अच्छे, ठीक है। अर्पित गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक वक्त एक नारा चला था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उस दौर में ये नारा चला था, बड़ा पॉपुलर भी हुआ था। आज मैं भी चौकीदार कह करके एक नया नारा तैयार किया गया है और कहीं ना कहीं मोदी चौकीदार है, मोदी चौकन्ने हैं और मैं भी फिर चौकीदार हूं, कहीं ना कहीं उसी तरह एक वेव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या यह सक्सेस हो पाएगी, क्या यह बड़ा मुद्दा बन पाएगी, और क्या भारतीय जनता पार्टी से यह मामला इतना चिपक गया है आकर के कि कहीं ना कहीं उनको काउंटर में इस हथियार का इस्तेमाल फिर करना पड़ा? जब वो कहते हैं कि चौकीदार चोर है तो यह मामला चिपक गया था बीजेपी पर, इसलिए अब इतना एग्रेसिव काउंटर करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो चौकीदार का आइडिया आया था वो भाजपा खुद लेके आई थी, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि चौकीदार चोर है का चिपकना उनके लिए हानिकारक होएगा, क्योंकि उन्होंने इसका बहुत अच्छा काउंटर एक बना दिया है सोशल मीडिया। लेकिन अर्पित एक नहीं बनाया, ये बहुत दिनों तक सुनते रहे, कुछ नहीं कहा, ये अभी लेकर आए हैं। आप देखिए, एक साल पहले से राहुल गांधी ये नारे लगवा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था कि रफेल के मुद्दे को लेके चौकीदार चोर है का नारा सबसे पहले लाया गया था। रफेल के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, सीएजी का रिपोर्ट आ चुका है, तो बार बार उसी मुद्दे को अलापने का उतना फायदा नहीं है। मैं एक दूसरी बात जरूर कहना चाहूंगा, एक ऑपोजिशन का काम ये तो होता ही है कि सरकार की खामियां निकालें, लेकिन दूसरा काम उस ऑपोजिशन का, खासकर जो सत्ता में आना चाहती है, वो ये है कि आपका देश के लिए आगे का विजन क्या है, आप जब सरकार में आएंगे तब आप क्या करेंगे। मेरे ख्याल से कांग्रेस ने अभी तक इस विजन को इतना ज्यादा नहीं बतलाया है देश को। आप देश को ये तो बताइए ना, जनता को, कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, जब हम सरकार में आएंगे तो हम क्या मुद्दे लेके आएंगे। क्योंकि बार बार दोष लगाना, बार बार खामियां निकालने से आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि आपकी सरकार आके क्या करेगी, जबकि बीजेपी अपना काम अपनी तरफ से कर रही है। मैं एक तीसरी बात और कहना चाहूंगा, जो ये चौकीदार चोर है का मुद्दा है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है अभी, क्योंकि उनके लिए बड़ा अच्छा डिस्ट्रैक्शन है। देखिए, सोशल मीडिया का खेल तो यहां वहां चलता रहेगा, जो बड़े मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ी अच्छी तरकीब है। आज हम इस न्यूज चैनल पे बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं कि चौकीदार चोर है के नारा का कितना असर हो सकता है जनता के ऊपर। तो ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस बार बार इन मुद्दों पे आ रही है। अगर कांग्रेस और पेचीदा मुद्दों पे आए और जरूरी मुद्दों पे आए तो वो देश के लिए भी अच्छा होएगा, वो जनता के लिए भी अच्छा होएगा। अजय कुमार जी क्या कहेंगे? बहुत स्पष्ट है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 नेतृत्व की तलाश में कट गए, 2 मुद्दों की तलाश में। अब तो 23 मई सामने है, बक्सा खुलेगा, 23 मई आई, कांग्रेस का गई, और क्या कहना है, स्पष्ट है। चलिए ठीक है, बहुत कम लफ्जों में आज अपने आप अभी इस दौर में, अभी इस मरहले में आपने अपनी बात पूरी कर दी, ये बहुत अच्छी बात रही। मुझे एक वक्फा भी लेना था, यहां पर एक ब्रेक लेता हूं, फिर मैं इन्हीं सवालों के साथ विजय कौशिक जी और जयराम विप्लव के पास आऊंगा। और लगातार एक दूसरे पर इल्जामात का दौर जारी है और सफाई का भी दौर जारी है, आंकड़ों के जरिए भी सफाई देने की कोशिश की जा रही है। तो चौकीदार चौकन्ना है या फिर चोर, इसको लेकर बात हो रही है। और अब चौकीदार बनाम नामदार की चर्चा भी शुरू हो गई है, और यह चर्चा कहां तक जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। अभी 25 लाख चौकीदारों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब, और अब 31 मार्च को 500 जगहों पर मैं भी चौकीदार हूं मुहिम से जुड़े हुए लोगों से बातचीत, एक मुहिम बनती जा रही है। इलेक्शन में वेव बहुत काम करती है और कई बार चीजों को बहुत फायदा पहुंचाती है, नुकसान भी पहुंचाती है, पलट देती है, जिसको हम कहते हैं चीजों को। मैं विजय कौशिक जी के पास आना चाहूंगा। विजय कौशिक जी, एक वेव बनाने की कोशिश की जा रही है, आपने जो इल्जामात लगाए, आपकी पार्टी ने जो इल्जामात लगाए, उसको लेकर के एक जज्बाती वेव बनाने की कोशिश की जा रही है और आपको आपके जाल में फंसाने की, और वेव कई बार बड़ा नुकसान करती है, आप भी जानते हैं। देखिए, आप मेरे से 2 मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चौकीदार बनाम नामदार और कांग्रेस का क्या विजन है। सबसे पहले तो जो नामदार की बात है मोदी जी करते हैं, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारा नाम तो मानते हैं हमारी पार्टी के नेताओं का, और नाम कैसे बनता है उसके पीछे बड़ा संघर्ष छुपा होता है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, देश के हालात बड़े खराब थे, देश को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए जनता ने उन्हें बार बार चुना और मरते दम तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे।
वही स्थिति इंदिरा गांधी जी की थी, देश के लिए काम किया, इतना काम किया और देश के लिए कुर्बान हो गई। उसके बाद देखिए इमरजेंसी आप उस समय के, मैं कह रहा हूं खुद भाजपा नेताओं ने कई बार कहा कि भी उस समय के हिसाब से इमरजेंसी ठीक थी। देखिए ऐसे बहुत से मामले आए। देखिए मुझे बिहारी किस भाजपा नेता ने दी थी, आपातकाल के लिए दी थी अटल बिहारी। अरे सब देखिए क्या अनर्गल बातें करते हैं। 71 के वार के बाद ये बातें आई थी, किसी ने इंदिरा जी को आपातकाल के लिए साधुवाद नहीं दिया। आप अपनी बारी पर नहीं, आप गलत, मेरे नेता को मत कोट करिए। देखिए मेरे नेता को मत कोट करिए। अटल बिहारी जी ने उन्हें दुर्गा मेरे नेता कहा नहीं कहा, क्या कहा? आपातकाल लगाई इंदिरा जी, प्रणाम, आप दुर्गा है, अपने आपातकाल लगाई। चीजों को उलझाइए मत विजय कौशिक जी, चीजों को उलझाइए मत। आप कुछ भी कहीं चले, कांग्रेस के लिए दाग है, कांग्रेस के लिए एक मुसीबत है, वो परेशानी है कांग्रेस की, इसको मान लीजिए, खत्म कीजिए। जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं, एक छोटी सी माफी नहीं मांग सकते। ये अटल जी पे खेल रहे हैं। काम किया उसके चलते उन लोगों का नाम है। लोगों ने आज राहुल जी को सिर आंखों पर बिठा रखा है, आज भी वो देश की जनता के लिए पूरी तरह समर्पित। इसलिए शायद प्रियंका गांधी को लाना पड़ा आपको, एक आंधी की तरह, इसलिए प्रियंका गांधी को लाना पड़ा सर, जिससे भाजपा ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा, नाव से गंगा की सवारी करवा रहे हैं, गंगा के एरियो को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बात कह रहे हैं कि पानी का आचमन क्या, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। क्या उस नदी को साफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी सरकार में नहीं करवाया गया? इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? भाजपा मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके सवाल है। कांग्रेस का विजन क्या है देश के विकास को लेकर? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मोदी जी तो केवल जुमलों की राजनीति करते हैं कि इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे। विश्वगुरु की परिभाषा भी नहीं मालूम कि कैसे बनाएंगे। कांग्रेस निश्चित तौर पर इस देश को विश्वगुरु बनाने की तरफ अग्रसर रहेगी। देश में हर युवा के लिए रोजगार होगा। 70 साल, देखिए 70 साल लंबा शासन, स्थिति क्या थी, उस स्थिति को तो देखिए। तो 5 साल में बदल गई। 5 साल में देश की स्थिति में बहुत बदलाव हुआ ना, ये तो मानिए। पेट्रोल डीजल पर जितनी तरह के टैक्स लगाकर जनता को लूट रही है, 10 बार इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। जिस तरह से क्या पिछले 5 साल में देश की स्थिति बदली है सर? जो आप कह रहे हैं कि पहले ये चीजें मुमकिन नहीं थी, इन 5 सालों में अब भारत विश्वगुरु होने की तरफ बढ़ेगा। अगर आप भी सत्ता में आए तो आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब देश बदल चुका है। देश कब बदला? बता दें कि देश 2014 के बाद से बदला है क्या? जी 2014 के बाद से देश बदला है क्या? देखिए मुझे बताइए कि जब से भाजपा सरकार आई है देश को रसातल की तरफ ले जा रहे हैं। आप ही कोई बात कहते हैं ना सर, सबसे बड़ा घोटाला है, इसीलिए मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं। राफेल का घोटाला है ना, आप भी तो कह रहे हैं। क्या चीज? आपने कहा ना कि देश अब बदल चुका, अब विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ना चाहिए, बढ़ाएंगे हम लोग। नहीं, कांग्रेस तो कब बदला ये बताइए ना। जब सत्ता में आएंगे निश्चित तौर पर देश के लिए काम करेंगे, विश्वगुरु बनाने की तरफ काम करेंगे, देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। किसानों की स्थिति सुधारने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बताइए क्या सुधारा आपने? आएंगे क्या तो उनके लिए सबसे बेहतर काम करेंगे। इसके अलावा हर व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था, मिनिमम आय गारंटी विजय कौशिक जी ने घोषणा की है कि देश के हर आदमी को मिनिमम आय गारंटी चौकीदारों को वजीर आजम ने खिताब किया और कहा कि मैं माफी मांगता हूं कि अपोजिशन ने आपकी ईमानदारी पर शक किया। ये जो जाल उन्होंने फेंक दिया है, ये जो सुनिए ना, ये जो जज्बाती उन्होंने काट खेल दिया है, कांग्रेस उसको काउंटर करेगी क्या? अरे कांग्रेस कुछ उन चौकीदारों से कहेगी क्या कि नहीं भैया हमारा मतलब वो नहीं था? कांग्रेस अपनी सफाई देगी क्या उन चौकीदारों? मैं ये कह रहा हूं जब चौकीदार ने गलत किया ही नहीं है तो मोदी जी क्यों माफी मांग रहे हैं देश के चौकीदारों से? और वो जो जाल फेंक रहे हैं इसका मतलब उन्होंने गलत किया और वो इमोशनल जाल फेंक रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस उसको लेकर के कोई अगली अपनी रणनीति के तहत उनसे बात करेगी क्या? सड़कों पर उतरी पड़ी है कांग्रेस के कार्यकर्ता। नहीं, कांग्रेस नहीं तो कहा है ना चौकीदार चोर है। अरे कांग्रेस ने तो इसलिए उन चौकीदारों से तो बात करेगी ना। कहा कि वो चौकीदार हैं। अरे वो चौकीदार नाराज हैं सर। अब वो लगातार हम टेलीविजन पर देख रहे हैं, चौकीदार नाराज है। वोट बताएगी, चौकीदार नाराज है सर। कांग्रेस से नाराज है। पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इन्होंने आप समय भी कम बचा है। मैं ये बताऊं आपको कि 25 लाख चौकीदारों से आज प्रधानमंत्री जी ने बात की है और एक एक के हिस्से अगर 5 व्यक्ति उनके परिवार में जोड़ लें तो 1.25 करोड़ वोट तो आज ही मोदी जी का पक्का हुआ। दूसरी एक छोटी सी बात, मैं बहुत अच्छे से आजकल अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर रहा था, तो एक 4 लाइन में इनके लिए कह दूं कि वो मिली भगत की सत्ता सी, वो मिली भगत की सत्ता सी, ये जनता का है प्यार प्रिय, वो वंशवाद के नामदार, ये देश का है चौकीदार प्रिय। तो नरेंद्र मोदी जिन्होंने प्रधान सेवक
और अपने आप को चौकीदार घोषित किया। आज उनके कारण राहुल गांधी, सोनिया गांधी वंशवाद के नामदार, सुनिए सुनिए विजय कौशिक जी, वो वंशवाद के नामदार ये देश का है चौकीदार। चौकीदार क्या कहेंगे इन दो लाइनों को काउंटर कर दीजिए। तो ये प्रधानमंत्री नहीं है, चौकीदार है। अरे भैया चौकीदारी करके तो प्रधानमंत्री बनना जरूरी थोड़ी नहीं था। अब देख लीजिए देश के चौकीदारों, सुनिए। अरे भैया मैं बताऊं देश के चौकीदार कैसा होता है, सुन लीजिए। दे नहीं सके तो चौकीदार बताऊं आपको, सुन लीजिए ना। आपने बहुत बड़ी बात कह दी विजय कौशिक जी, विजय जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। विजय जी बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि अगर चौकीदारी करनी थी तो देश का प्रधानमंत्री क्यों बने। मतलब क्या चोरी करनी है, ये चोर है राहुल गांधी, सोनिया गांधी चोर, कांग्रेस क्या कहना चाहती चोर, इनको चोरी करनी है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने साबित कर दिया, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि चौकीदारी करने के लिए प्रधानमंत्री मत बनिए, क्योंकि चोरी करने की 55 वर्षों की आदत गई नहीं। ये चोर है, ये चोरी करना चाहते हैं। मुझे बता दीजिए विजय कौशिक, एक मिनट जयराम, एक मिनट सुनिए। अर्पित जी ने कहा अभी तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की ओर बढ़ता कदम है। दुनिया सड़कों पर प्रधानमंत्री को ले रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश के साथ। एक मिनट जयराम, एक मिनट सुनिए, मुझे आप क्लियर कर दीजिए विजय कौशिक जी, क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ एक ही परिवार, एक ही खानदान का हक है क्या इस देश में? आपने कहा कि अगर चौकीदारी करनी थी तो प्रधानमंत्री क्यों बने, इसका मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही परिवार के लोग बन सकते हैं क्या? कोई चौकीदार प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? इस बात को साफ कीजिए सर। आप मेरी बात का अर्थ समझिए। प्रधानमंत्री आपने कहा सर अभी प्रधानमंत्री देश का, मेरे पास रिकॉर्ड है ये। मैं हाथ जोड़कर इस बात को कहता हूं, प्रधानमंत्री से देश का गर्व होता है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब ट्विटर पर लिखता है कि चौकीदार नरेंद्र मोदी, तो दुनिया के जितने भी देश उसको देखेंगे तो ये कहेंगे वाह, ये इस देश में तो प्रधानमंत्री छोटी क्या भैया प्रधानमंत्री जी बहुत ही छोटे दिल के लोग लिखिए, आप चौकीदार मत लिखिए, देश के गौरव को नष्ट मत कीजिए। क्या कोई चौकीदार देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? मुल्क का वजीर आजम एक चौकीदार नहीं बन सकता? आप खुद को चौकीदार, कांग्रेस क्या ये सोचती है? विजय कौशिक जी, कांग्रेस क्या ये सोचती है? आप अपने नाम के आगे क्यों? अरे पार्टी से नोटिस मिल जाएगा, संभल करके बोलिए। चौकीदारों का अपमान कर रहे हैं, चौकीदारों का अपमान कर रहे हैं। क्या कहेंगे अर्पित क्या कहेंगे? आप एक सियासी तज्जियाकार हैं, अर्पित क्या कहेंगे? आपने अपनी बात कह दी और ये नहीं इमरान जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने चौकीदार शब्द लगाकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा कर दी। इन्होंने गरिमा बढ़ाई उसके आगे चोर लगाकर। मुझे बस इतना ही कहना। चौकीदार चोर है कहा है, कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री चोर है। और चौकीदार प्रधानमंत्री है, यानी 25 लाख चौकीदारों को चोर बताया, यानी 25 लाख चौकीदारों को चोर। देखिए अर्पित एक मिनट विप्लव, अर्पित ये होगा कि जब कांग्रेस कहेगी कि चौकीदार चोर है तो भारतीय जनता पार्टी कह देगी कि ये सारे चौकीदार हैं, इस मुल्क के सारे लोग चौकीदार हैं, और कांग्रेस सारे लोगों को चोर कह रही है, मतलब आपको चोर कह रही है। ये तो सीधा अटैक हो गया और सीधे कहीं ना कहीं उनका तीर उन्हीं पर। कैसे देखेंगे? और जो बात अभी कह रहे थे विजय कौशिक जी कि इस देश का अगर आपको चौकीदार ही बनना था तो प्रधानमंत्री क्यों बने, इसमें क्या आपको जो है सच्चाई, गहराई और राजनीति नजर आती है? देखिए सच्चाई और गहराई पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ना एक पब्लिक की नफ्स की समझ होती है, और वो पब्लिक की नफ्स की समझ भाजपा को कई ज्यादा बेहतर है। आप देखिए जब चौकीदार चोर है का नारा आया, जब कांग्रेस कहने लग गई कि प्रधानमंत्री जी चौकीदारों की बेइज्जती कर रहे हैं, तो चौकीदार की रैली आप कर लेते। प्रधानमंत्री जी ने आज 25 लाख चौकीदारों से बात कर ली। जैसा कि विप्लव जी ने एकदम ठीक बोला कि भाई अगर 25 चौकीदारों से प्रधानमंत्री जी आज बात कर सकते थे, यही सेम रैली कांग्रेस कर सकती थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए पीआर का जो रोल है किसी भी चुनाव में वो बहुत बड़ा होता है, और वो हर चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो पीआर का रोल भाजपा एकदम बखूबी निभा रही है। इसीलिए पब्लिक की नफ्स की समझ भाजपा के लिए बहुत काम करेगी। और यही बात देखिए अभी भी मैंने जब कांग्रेस के विजन का प्रश्न पूछा तो ये घुमा फिरा के राफेल पे ले आए, बेरोजगारी पे ले आए। कांग्रेस को अपने विजन की बात करनी पड़ेगी। एक मिनिमम गारंटीड इनकम का एक पॉइंट छोड़ के और कोई मुद्दा नहीं रेस करते हैं। आप और भी तो चीजों की बात करिए, देश में कई सारे मुद्दे हैं, देश में कई सारे इश्यूज हैं, उनके बारे में बात करिए। जहां तक कि वंशवाद का सवाल है, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है,
ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सांसदीय लोकतंत्र, और भारत में वंशवाद लोकतंत्र है। और इस वंशवाद को इतिहास बता चुका है। इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे, सोनिया गांधी जी, ये तीनों बहुत बड़े उदाहरण हैं इस बात के। इस वंशवाद को अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी द्वारा लाया जा रहा है। जिन लोगों ने ग्राउंड पे काम नहीं किया है, ग्रास रूट लेवल की समझ जो नहीं रखते हैं, उनको बार बार पार्टी का चेहरा बनाएंगे तो वो जनता को उतना अपील नहीं करेगा। ये बात समझना जरूरी। ठीक है, तो ये जंग और आगे बढ़ेगी, चौकीदार बनाम नामदार भी होगी, और कई सवाल कांग्रेस को की तरफ जो अब जा रहे हैं उनके जवाब भी कांग्रेस को देने पड़ेंगे। अब देखना ही होगा कितनी दूर तक इस मुहिम को बीजेपी लेकर जाती है और काउंटर कैसे कांग्रेस करती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आप देखते रहिए जी इस्लाम। थोड़ी